Good morning class, good morning children. Let's start our in the second lecture. Today is the turn of Vyakran Vasta and today we will start the chapter 1. Its name is भाषा बोली लिपि व्याकरण एंड साहित्य। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, आप भाषा बहुत दिनों से पढ़ते चले आए हो। आपको पता है भाषा दो टाइप की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, है ना। तो आज यहाँ पे आप बोली क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि क्या भाषा और बोली एक ही है। फिर थर्ड क्वेश्चन कि भाषा और बोली अलग अलग हो सकती है क्या। और फिर आपको बताना है कि लिपि क्या होता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाषा से ही। भाषा क्या है बेटा, आपको पता है भाषा क्या है। भाषा एक साधन है, मतलब माध्यम है, जिसकी वजह से हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को क्या कर पाते हैं, समझा पाते हैं। मतलब अगर हमें कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है ना, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, प्रसन्नता हो, है ना, कोई भी बातें हो। कभी कभी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि बोल नहीं पाते हैं, तो इशारों से ही या फिर लिख कर बताते हैं। तो अगर हम ये चीज़ ना जान रहे होते, बताने का हमें साधन ना पता होता, तो कैसे बता पाते हैं। या फिर हम आपको पढ़ा पा रहे हैं तो कैसे पढ़ा पाते। कुछ ऐसे मैं बोल देती जो आप ना समझ पाते, कुछ ऐसा लैंग्वेज बोल दूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँ जिसको आप ना समझें, तो क्या वो समझ में आएगा, नहीं आएगा। आपका दिमाग समझेगा ही नहीं कि अब करना क्या है, मैं बोल क्या रही हूँ। तो वही माध्यम जिसकी वजह से हम आपको कुछ समझा पाते हैं और आप हमें समझ पाते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा क्या है। भाषा आपकी बुक के अकॉर्डिंग भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। वही बात है बेटा कि भाषा किसी से एक माध्यम है जिसकी वजह से हम अपनी बातों को एक दूसरे को समझा सकते हैं या फिर किसी की बातों को हम समझ सकते हैं। दो ही रूप होते हैं भाषा के। पहला रूप जो है वो है मौखिक रूप, जैसे कि मैं अभी आपको बोल बोल समझा रही हूँ, तो ये क्या है, मौखिक रूप। और दूसरा रूप क्या है, लिखित रूप। तो लिखित रूप क्या है, लिखित रूप मतलब जब हम आपको कुछ लिख कर समझाएं। जैसे क्लास चलती है मैथ की, तो आपको वहाँ पर कुछ अगर मैं बोल देती हूँ कि x+1 = 2, है ना, तो क्या होता है, कुछ बच्चे समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, तो उसको लिख कर समझाना पड़ता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम केवल बोल कर नहीं समझा सकते, उनको समझने और समझाने के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भाषा कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा हुई। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा एक और भाषा है जो हमारी है मातृभाषा, है ना। तो मातृभाषा क्या है, मातृभाषा वही भाषा है जो हमारी माँ हमें सिखाती है ना। जो भाषा हम अपनी माँ के माध्यम से सीखते हैं वही भाषा हमारी क्या भाषा होती है, मातृभाषा होती है। तो हम लोग की मातृभाषा क्या है बेटा, हिंदी है, क्योंकि हमारी मम्मा हमें क्या बोलना सिखाती हैं, हिंदी। और हमारी राष्ट्रभाषा भी क्या है, हमारी राजभाषा क्या है, राष्ट्र नहीं, राजभाषा, राजभाषा भी हमारी क्या है बच्चों, हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी। अच्छा, राजभाषा होती क्या है और राजभाषा बनाई क्यों जाती है। तो राजभाषा इसलिए बनाई जाती है ताकि हम लोग, हमारे देश में जैसे बनवाया संसद है, अब संसद में कोई भी बैठक होगी तो पता लगे कि उसमें जैसे ममता बनर्जी हो गई बंगाल की, है ना, तो अब वो उनको बंगाली आती है। अब पता लगा कि ममता बनर्जी को, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हमारे पीएम से कुछ कहना है, नरेंद्र मोदी से कुछ कहना है। ठीक है, अब वो कुछ बोल रही हैं, पता लगी बंगाली में बोल दी, और ये भी हो कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बंगाली ना आती हो, तो क्या वो समझेंगे, नहीं। तो ऐसे स्तरों पर काम करने के लिए एक राजभाषा बनाई गई। ठीक है, यानी कि हमारे राज्य की या फिर देश की भाषाओं को राज्य की ही समझेंगे बच्चों, राज्य की ही, मतलब काम की भाषाओं को सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए हम लोगों ने जो भाषाएं बनाई हैं उसी को हमने क्या कह दिया, राजभाषा कह दिया। मतलब वो ऐसी होनी चाहिए कि सबके समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर बंगाल से, जैसे मान लो अपने कहीं पे भी कोई बंगाल से आ गया या फिर कहीं तमिल से आ गया और पता लगा उसको तमिल आता है, तेलुगु ही आता है या फिर कन्नड़ ही आती है और हिंदी नहीं आती है,
तो सामने वाला कैसे समझा पाएगा। इसीलिए एक राजभाषा बना दी गई है कि ये भाषा तो सबको कम से कम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो राजभाषा क्या है बेटा, हिंदी है। हमारी राजभाषा भी हिंदी है। कब बनाया गया इसको, इसे बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को, और उसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो उसी दिन से हमारा हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है बेटा, जो राष्ट्र की, किसी देश की जो भाषा होती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या जाएगा, मानक भाषा। मानक भाषा क्या है, समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्टजनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। हमारे यहाँ मानक भाषा कौन सी है, हमारे यहाँ मानक भाषा है खड़ी बोली। बोली ना, जैसे हम लोग अपने घर पे बात करते हैं, आप में से कुछ बच्चे होंगे तो वो कैसी लैंग्वेज में, खड़ी बोली लैंग्वेज में बात करते होंगे, है ना। अब खड़ी बोली ही उनकी क्या हो गई, मानक भाषा हो गई, है ना। और वही भाषा ही जो हम कुछ स्पेसिफिक रीजन में बोलते हैं, जैसे घर पे बोलते हैं, गांव में बात की जाती है, तो उसी बोली को हम लोग क्या कहते हैं, उसी भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। भाषा और बोली कुछ अलग नहीं है बेटा, बस बोली क्या है, कुछ छोटे सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, और भाषा क्या है, मतलब बड़े स्तरों में बोली जाती है। जैसे हम लोग क्या अवधी जानते हैं, है ना, तो अवधी हमारे यहाँ लखनऊ में बोली जाती है, इलाहाबाद में बोली जाती है, अपने अयोध्या उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कई क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। लेकिन क्या अवधी भाषा है, नहीं, ये सिर्फ एक बोली है ना बेटा। अवधी दोनों हैं, भाषा भी है और बोली भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल बोली हैं, है ना। जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली क्या भाषा है, नहीं। खड़ी बोली को मानक हिंदी कहा जाता है, मानक हिंदी भी कहा जाता है, वर्नाक्यूलर भी कहा जाता है, सर हिंदी भी कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं, खड़ी बोली को कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, हम आपको बताएंगे कि हम मतलब कुल कितनी भाषाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ बात करने के लिए, जैसे बंगाल की हैं सीएम, वो अगर पीएम से बात करती हैं तो उनको हिंदी आनी ही आनी मस्ट है, वो बात करेंगे हिंदी में, क्योंकि राजभाषा हिंदी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे हम कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है सामने कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। एक बात बताओ बेटा, क्या शुरू से संविधान में 22 भाषाएं थी, नहीं, तो कितनी थी, 14। यानी कि हमारे मूल संविधान में, है ना, मूल संविधान बोलते हैं। जैसे अभी किसी का घर बना हो, आधा बना हो, तो उसको बोलेंगे मूल घर, बाद में उसको कंप्लीट कराया गया तो वो पूरा घर हो गया। तो मूल घर कौन सा था, वो जो आधा है। ठीक, तो वही मूल संविधान में, यानी जब संविधान पूरा नहीं बना था। आपको पता है पहला जो संविधान जो 26 नवंबर को लागू हुआ था, उसमें केवल 15 आर्टिकल्स थे, 15 आर्टिकल्स को ही लागू करने हमने संविधान को बना दिया था, लागू कर दिया था। लेकिन उस संविधान में बेटा जो भाषाएं थी उसमें केवल 14 भाषाएं थी। 22 भाषाओं को हमने तो बाद में बनाया, इनको जोड़ कर बनाया है ना। अब देखो हिंदी की कुछ स्पेशल क्वालिटी है, वो क्या है, हिंदी को बेटा वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। अब वैज्ञानिक भाषा क्या है, ऐसी भाषा जो लिखने में बहुत आसान हो और जो क्या करती हो, नियमों का पालन करती हो, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे, वैज्ञानिक भाषा कहेंगे। भारत की सर्वाधिक प्रिय भाषा कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, अच्छा लिपि क्या होता है, लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनियों के इकाई का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिपि कहते हैं। लिपि चिन्हों में और ध्वनियों में कोई अंतर नहीं है, यानी ध्वनि को, यानी कि हम लोग जब भी जो बोलते हैं तो उसके जो सबसे छोटी वाली जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि ही कहते हैं। जैसे हमने क्या बोला, लिपि, तो स्टार्टिंग कहाँ से की, लिपि, है ना, लिपि। पहले क्या बोला मैंने, लिपि, पहले मैं क्या बोल रही हूँ, ला बोल रही हूँ कि ई बोल रही हूँ, वही चीज़ जो उसमें तो सबसे पहले आ रहा है, या फिर सबको उसको जितने जितने छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर सकते हैं, वही उसकी क्या है, लिपि है। यहाँ पे समझो, जैसे रोमन अक्षर में बी की ध्वनि क्या होती है, बी की ध्वनि बा है, परंतु हिंदी में अक्षर आ की ध्वनि भी आ ही होती है ना। वही चीज़ बोलना और उसको टुकड़ों में तोड़ देना, वही उसकी क्या है बेटा, भाषा है। अब देखो हिंदी कहाँ कहाँ की राजभाषा है। हिंदी हमारे देश की तो है ही राजभाषा, इनके अलावा फिजी की भी राजभाषा है, मॉरिशस की, त्रिनिदाद और त्रिनिदाद को बेटा त्रिनिडार भी बोलते हैं,
टैबको, सूरीनाम, मलेशिया, यहाँ सब जगह की भाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा तीनों ही हमारी क्या है? हिंदी है। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे क्या? लिपि। ठीक है, वही चीज़ मैंने बताया ना, वर्गों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है और ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। इनका लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिखित कहलाता है। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों को हमने व्यवस्थित किया उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक, अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग है। हमारी भाषा क्या है? हिंदी, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं कि देवनागरी की उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे आपने कह दिया कि संस्कृत, मराठी, आप यहाँ पे देख रहे हो संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी और संथाली, इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब मैं पूछूं देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप क्या बताओगे कि इस देवनागरी की उत्पत्ति हुई है सिद्ध मातृका से। किससे हुई है इसकी? देवनागरी की उत्पत्ति किससे हुई है बेटा? सिद्ध मातृका। किससे? सिद्ध मातृका। अच्छा, हमारे भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो सबसे पुरानी लिपि है बेटा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ही सभी लिपियों की जननी है, यानी आदि जननी, यानी कि माँ बोलते हैं ना। जैसे एक घर में क्या होते हैं? बहुत सारे भाई बहन होते हैं कि नहीं, लेकिन उन सब की मम्मा कौन होती है? एक ही होती है। ठीक, वैसे ही तो ये सारी क्या है? ये सारी बहुत सारी लिपियाँ हैं, लेकिन इन सब की लिपियों की माँ कौन है? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की माँ कौन है? सिद्ध मातृका। माँ नहीं बोल सकते उसको, लेकिन देवनागरी उत्पत्ति किससे हुई है? सिद्ध मातृका से। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे अंग्रेजी और जर्मन, इन दोनों की लिपि कैसी है? रोमन। फ्रांसीसी की भी। उर्दू की लिपि क्या है बेटा? फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। बंगाली, आपको बंगाली से ही नाम से याद रह जाएगा कि बंगाली की लिपि बैंगलो है। ठीक, तो तेलुगु की लिपि तेलुगु है। कन्नड़ की कन्नड़, असमिया की असम, और अरबी की अरबी, और तमिल की तमिल। इन सभी देशों के नाम पे ही, इन सभी राज्यों के नाम पे ही इन सभी राज्यों की लिपि बना दी गई है। ठीक है, बोली को मैंने पहले ही बता दिया था, जो किसी स्थानीय या किसी क्षेत्र रूप में बोला जाता है उसी को हम लोग बोली कहते हैं। ठीक, अब बोली क्या क्या हो सकती है? अवधि मैंने बताया था, अवधि बेटा बोली भी है और भाषा भी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उस बोली का नाम बताइए जो बोली होने के साथ साथ भाषा भी है, तो क्या हो जाएगी? अवधि। ठीक है, अवधि की उत्पत्ति क्या? अवधि का मुख्य केंद्र कहाँ है, यानी कि कहाँ से अवधि की शुरुआत हुई थी? तो बेटा मेरठ से। मेरठ आपको पता है ना, श्री कृष्ण जी का वहीं पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहीं से क्या बोली जाती है? अवधि। ब्रज भाषा में भी क्या बोली जाती है, मतलब ब्रज में भी क्या बोली जाती है? अवधि। मैंने बताया ना, अवधि मेरठ से ही मुख्यतः बोली जाती है, और मेरठ का ही हिस्सा क्या है? ब्रज है। ठीक, तो मैथिली, राजस्थानी, सभी जगह पे क्या बोली जाती है? सभी जगह पे अवधि बोलते हैं। ठीक, अब बेटा हमने कुछ हिंदी को कई भागों में डिवाइड करके बताया है कि किस हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी, वहाँ पर क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, इन सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी देखो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हमारी हो गई अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी ये कहाँ हो जाएगी? गढ़वाली और कुमायूनी। कुमायूनी, एक कुमायूं एक पहाड़ है बेटा। कुमायूं हिमालय पर्वतश्रेणी का एक क्या है? हिस्सा है। हिमालय पर्वतश्रेणी का एक हिस्सा है कुमायूं। कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बेटा? नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? कुमायूं है। ठीक है, तो कुमायूं क्या हो गई? पहाड़ी हिंदी हो गई, क्योंकि पहाड़ वाले रीजन में है। अब मगधी, इसमें सबसे फेमस बोली है बेटा भोजपुरी, है ना। आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ किस लैंग्वेज में आने लगी हैं? भोजपुरी लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ को हम लोग किस में? भोजपुरी में यूज़ करते हैं। आपको बता दें, भोजपुरी लैंग्वेज को विदेशों, हमारे देश के बाहर भी बोली जाती है। फिजी एक देश है जहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, अवधि भी हमारे देश के बाहर बोली जाती है। ठीक बेटा, खड़ी बोली भी हमारे देश के बाहर बोली जाती है। बहुत सारी बोलियाँ हैं जो हमारे देश के बाहर बोली जाती हैं। ठीक है, अब व्याकरण क्या है? ठीक, अभी तक आपने पढ़ा भाषा, लिपि और
भाषा, बोली और लिपि। भाषा क्या है बेटा? जो हम लोग एक दूसरे को अपने जिसके माध्यम से हम फीलिंग्स को समझा सकते हैं, भाषा है। बोली क्या है? जो किसी पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है उसी को बोली कहते हैं। और लिपि क्या है? उन बोलियों को हम लोग जितने सबसे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी जिससे उसके बाद जब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही उसकी क्या है? लिपि है। ठीक है। अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है बेटा? जिससे हम पता चलता है कि भाषा के किसी नियमों को शुद्ध रूप में परिवर्तित कर सके, मतलब नियमबद्ध कर सके। कोई भी चीज़ जिसमें हम लोग क्या लगा सके? नियम लगा सके। जैसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया है क्या? रामायण, है ना? तो बेटा उन्होंने उसको क्या लिखा है? परिनिश्चित अवधि में लिखा है। परिनिश्चित अवधि का मतलब उन्होंने उसको व्याकरण सहित लिखा है। तो व्याकरण में लिखने का मतलब क्या है? कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर चंद्रबिंदी लगेगी, कहाँ पर हलंत लगेगा, है ना? और कहाँ पर डैश लगेगा, कहाँ पर लाघव चिन्ह लगेगा। ये सब बातों का क्या उन्होंने नियमों का ध्यान रखा है। ठीक। व्याकरण के 3 अंग होते हैं बेटा। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ठीक है। तो वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, उच्चारण, प्रयोग, संधि के विषय में जानकारी वर्ण विचार से होती है। और शब्द रचना, उसके भेद, शब्द संपदा, शब्द रूपांतरण, यहाँ से हमें शब्द विचार के बारे में पता चलता है। बेटा सबसे छोटे जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। वर्णों से मिलकर बनता है शब्द और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य। ठीक है। तो इस अंक में वाक्य और उसके अंग, पदबंध, बनावट, भेद और वाक्य विश्लेषण, पद विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि का हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान लेते हैं। अब देखेंगे आप साहित्य क्या है बेटा। साहित्य हम लोग बहुत पढ़ते हैं ना, साहित्य। तो आप साहित्य के बारे में जानेंगे, साहित्य होता क्या है। ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है और साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? समाज का दर्पण किसे कहा जाता है? आप कहेंगे साहित्य को। ठीक है। तो साहित्य का संचित समाज के लोकहित में रची रचनाएं ही क्या कहलाती हैं बेटा? साहित्य कहलाती हैं। अब कुछ रचनाएं क्या होती हैं? गद्य साहित्य और कुछ पद्य साहित्य। तो जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य क्या है? जो समान बोलचाल में व्यक्त करने वाला है वही क्या है? गद्य साहित्य। और पद्य साहित्य क्या है? जैसे हमने कोई स्टैंजा बोल दिया, जैसे क्या बोल दिया? जैसे मैं कुछ बोल दूँ आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है। क्या बोल दिया? चरण कमल बंदो हरिराई। अब मैंने इसको स्टैंजा में बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। अब जैसे मैं इस समय जैसे बोल रही हूँ, अगर ऐसे बोलूँगी सीधी लैंग्वेज में तो आपको समझ में सारी बातें आ रही हैं कि मैंने कहा क्या। लेकिन मैं कहूँ चरण कमल बंदो हरिराई, तो आपको इसका मतलब निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ बेटा जो पद्य रूप में लिखी होती है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पद्य साहित्य में पढ़ते हैं, अन्यथा गद्य साहित्य में। ठीक है। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? भाषा किसे कहते हैं? तो आपने देखा भाषा किसे कहते हैं। ये देखो बच्चों, आपका आंसर 1। भाषा स्वार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से आप अपने विचार दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। ये आंसर नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बेटा मौखिक भाषा और लिखित भाषा की आप थोड़ी डेफिनेशन भी राइट कर देंगे। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक। अब आप क्या करेंगे? भाषा के स्थायी और अस्थायी रूप का उदाहरण दीजिए। तो आंसर नंबर 3 देखिए ये क्या है? भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, कविता, पाठ, समाचार, वाचन, संवाद, बोलना, यही सब क्या है बेटा? भाषा के अस्थायी रूप हैं। ठीक है। ये सभी क्या है? भाषा के अस्थायी रूप। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? है ना? तो लिपि किसे कहते हैं आपको पता है? देखिए आपका आंसर नंबर 4। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यही आंसर नंबर 4 है। ठीक है। और आप इसमें से क्या लिखेंगे? 2 एग्जाम्पल, कुछ भाषाएं हम लिपियाँ डालकर, संस्कृत और देवनागरी, मराठी और देवनागरी। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे। बोली किसे कहते हैं? आपको पता है बोली किसे कहते हैं?
अभी आपने देखा है ना, बोली क्या होती है? बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है, इसका रूप स्थायी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बोली का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका रूप स्थायी नहीं होता है, वह सदा बदलता रहता है, बस इतना ही। यहाँ से यहाँ तक इसके क्या हो जाएंगे? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिंदी भाषा में व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो अभी आपने देखा व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे। ठीक है, साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य के कितने प्रकार होते हैं? साहित्य के केवल 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि साहित्य किसे कहते हैं? यहाँ से साहित्य ज्ञान का संचित कोश है या युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है, या 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य, इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक, अब आइए आप एक्सरसाइज पे। बेटा सारा वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बुक वर्क है, आप इसको बुक में कर लीजिएगा। विचारों के आदान एवं प्रदान में मन के भाव को व्यक्त करने का साधन क्या है? हम अपनी फीलिंग्स को किसके द्वारा समझा पाते हैं? भाषा के। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। अब क्या हो जाएगा? हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर, सब में है, सिर्फ क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। ठीक, सरकारी कार्यालयों में राज्य कार्यों में प्रयुक्त भाषा क्या है बेटा? राजभाषा है। भाषा के शुद्ध रूप एवं नियमों का ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण से। भाषा के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है, अगर मूल संविधान में पूछे तो 14। मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा उसकी क्या है? मातृभाषा है, जो हमें कौन सी खाता है? माँ सिखाती है। भाषा का स्थानीय एवं क्षेत्रीय रूप बोली, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन में बोला जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार किसके अंग हैं? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डैश ज्ञान का संचित कोश क्या कहलाता है? ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ठीक है, भाषाओं की लिपियाँ लिखनी थी बेटा। संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी रोमन से ली गई है, पंजाबी गुरुमुखी से, उर्दू फारसी से और मराठी देवनागरी से। ठीक है, इनके अमानक रूप को लिखना है। ठीक, तो विद्यालय ये गलत तरीके से हम इसके ये शुद्ध रूप लिखा है, इसके गलत रूप को ऐसे, कई कई विद्यालय ऐसे भी बच्चे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये क्या लिखा है बेटा? ये थोड़ा गलत तरीके से खा लिखा है ना, हम इसको सही तरीके से खा ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? बुद्धि। तो ये इसका बुद्धि हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा, चाहिए और झा। इन दो राजस्थानी की 2 बोलियां लिखनी थी, तो राजस्थान में क्या क्या बोली जाती है? जयपुरी और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी कौन कौन सी होगी बेटा? गढ़वाली और कुमायूनी। पूर्वी हिंदी अवधी और बघेली से, और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा और हरियाणवी से ली जाती है। हिंदी सेकंड का वर्क बेटा चेक आप क्या करिए? कंप्लीट करिए। हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर रीड करके रखिए आप। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो हिंदी फर्स्ट ही पढ़ाया जाएगा। ओके, बाय बाय।